तो आज के इस वीडियो में मैं आपके प्रश्नों के उत्तर देने वाला हूं। जो प्रश्न आप लोगों ने मुझसे कमेंट के माध्यम से पूछे थे, उनमें से जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे, उन प्रश्नों को मैंने इस वीडियो के अंदर शामिल किया है। आप लोग इस वीडियो को पूरा देखो। इस वीडियो में मैंने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिया है। मैंने जो प्रश्न इस वीडियो में शामिल किए हैं, उन प्रश्नों के माध्यम से आप इतिहास को और करीब से जान सकते हो। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, सर जाति व्यवस्था की शुरुआत कब हुई, ये बताएं। अगर कोई व्यक्ति ये कहे कि जाति व्यवस्था की शुरुआत एक दिन में या एक महीने में या एक साल में हुई, तो वो व्यक्ति गलत है। जाति व्यवस्था की शुरुआत होने में सदियों का समय लग गया है। 5वीं 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व की अगर बात करें तो उस समय हमारे देश में वंश चलते थे और उनमें से कुछ वंश ऐसे थे जो अपने आप को श्रेष्ठ मानते थे, दूसरे वंशों को नीच समझते थे। और यही व्यवस्था बाद में धीरे धीरे मुस्लिम काल में आके जाति व्यवस्था के रूप में परिवर्तित हो गई। ये काम एक दिन में नहीं हुआ, 2 दिन में नहीं हुआ, न 1 साल में हुआ, न 2 साल में हुआ। इसको बहुत समय लगा। अगला प्रश्न है, सर मैं पारसी समाज से आता हूं। मैं जानना चाहता हूं कि पारसी समाज विदेशी है, ये भारतीय बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं। आपके लिए मैं बस इतना ही कहूंगा कि जो समाज अपना इतिहास नहीं जानता है, वो हमेशा क्या करता है कि दूसरे लोग जो उसका इतिहास बताते हैं वो उसी पे विश्वास करता है, और सबसे बड़ी भूल है ये। आपको क्या लगता है कि पारसी समाज आज उसकी गिनती दलित समाज में की जाती है? और मैं अपने पिछले वीडियो में आपको बता चुका हूं कि एससी कैटेगरी में 80% से जो ज्यादा जातियां हैं उनका संबंध नागवंश से है, और नागवंशी राजा भारत के सबसे प्राचीन राजाओं में से थे। हिंदू धर्म के ग्रंथ उठा के देख लो, बौद्ध धर्म के ग्रंथ उठा के देख लो, जैन धर्म के ग्रंथ उठा के देख लो, सब में नागवंश के राजाओं की चर्चा की गई है। और आपने अपने आप को विदेशियों से जोड़ रखा है। आपको ऐसा क्यों लगता है कि पारसी और पारसी एक ही हैं? पारसी और पारसी दोनों अलग अलग हैं। पारसी ईरानी थे, और अगर आप विदेशी होते तो आज आपकी स्थिति ऐसी नहीं होती, आप भी किसी उच्च जाति में जाके बैठे होते। तो अपने आप को विदेशियों से ना जोड़ो। तो उम्मीद है आपको जवाब मिल गया होगा। अगला प्रश्न है, सर बट प्राचीन काल में कुछ नीच कुलों की बात की गई है, क्या प्राचीन कुल में ऊंचा नीचा होता था? हाँ, अवश्य होता था। अभी मैंने इसका उत्तर दिया। 5वीं 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हमें ऐसे उदाहरण देखने को मिलते हैं जिनसे ये अनुमान लगाया जा सकता है कि उस समय वंशवाद बहुत चलता था। उसमें कुछ उच्च वंश थे, कुछ निम्न वंश थे। ऐसा उस समय के राजा सोचते थे, तो ऐसा ऊंचा नीचा उस समय भी होता था। अगला प्रश्न है, आप विदेशियों की आड़ में ब्राह्मणों के काले कारनामों पर पर्दा डालने का काम कर रहे हैं, ऐसा आप सोचते हैं? मैं तो नहीं सोचता हूँ। मेरे बहुत से वीडियो ऐसे हैं जिसमें मैंने अपने ही समाज के खिलाफ बोला है। आपको मेरे बारे में पता नहीं है अभी। जहां पर जो गलत है उसे मैं गलत ही कहूंगा, चाहे फिर वो मेरे समाज का हो, मेरे घर का हो, मेरा भाई हो, या किसी दूसरे समाज का हो। जो गलत है वो गलत है, मैं उसको स्वीकार करता हूँ। और ये बात मैंने अपने कई वीडियो में स्वयं बोली है। सच्चाई बहुत कड़वी होती है, हर कोई उसे बर्दाश्त नहीं कर सकता है, और मैं इस बात को पूरी तरह से स्वीकार करता हूं कि मेरे पूर्वजों से गलतियां हुई हैं। अगर उनसे गलतियां ना हुई होती तो भारत की जो आज स्थिति हम देख रहे हैं वो हमें देखने को नहीं मिलती, और ना ही हमारे देश में अंग्रेज राज कर पाते, और ना ही हमारे देश में मुगल राज कर पाते। मैंने अपने किसी भी वीडियो में, एक वीडियो को छोड़कर जिसमें मैंने अपना परिचय दिया है, उस वीडियो को छोड़कर मैंने किसी भी वीडियो में अपने धर्म और अपनी जाति तक का जिक्र नहीं किया है। मैं ऐसा मानता हूं, जहां मनुष्य में बंटवारा हो उसका जिक्र क्यों करूं? अगर आप बार बार अपनी जाति का नाम ले रहे हैं तो जाति व्यवस्था क्या है? समाज को बांटने का एक जरिया है। और मैं कई बार बोल चुका हूं कि मैं जाति व्यवस्था को नहीं मानता, और यही मेरी बात मेरे ही लोगों को बुरी लग जाती है, और मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो उम्मीद है आपको जवाब मिल गया होगा। अगला प्रश्न है, सर क्या यज्ञ करने वाले ब्राह्मण पारसी मूर्ति पूजक ब्राह्मण यवन हैं? देखिए, पारसियों के बारे में अगर
बात करें तो पारसियों में यज्ञ की चर्चा की जाती है। मैंने एक वीडियो में आपको ज़ेंद अवेस्ता के बारे में पढ़ाया था। तो ज़ेंद अवेस्ता में स्पष्ट रूप से यज्ञ की चर्चा की गई है। और पारसियों के जो रीति रिवाज हैं और ब्राह्मणों के जो रीति रिवाज हैं बिल्कुल एक जैसे हैं, उनमें ज्यादा कोई फर्क नहीं है। और मूर्ति पूजा का जो सिस्टम है वो ज्यादा पुराना नहीं है, सम्राट अशोक के बाद का है। सम्राट अशोक से पहले एकाध मूर्तियों की चर्चा मिलती है, लेकिन बहुत कम। सम्राट अशोक के बाद जैसे कुषाण काल और गुप्त काल में बहुत ज्यादा मूर्तियों का निर्माण हुआ है। इस तरह की मूर्तियों का निर्माण अशोक के पहले नहीं हुआ था। और यवन राजा जब हमारे देश में आए और उन्होंने भारतीय देवी देवताओं की मूर्तियां बनाई, उनकी पूजा की, लेकिन ये जो सिस्टम है उसकी शुरुआत उन्होंने यहाँ पे आके की, ग्रीक राजाओं ने। गांधार कला के बारे में आप पढ़िए, ग्रीक राजाओं के समय में कई मूर्तियां बनाई गई। तो आपने जो प्रश्न पूछा है वो बहुत हद तक सही है, लेकिन सबसे ज्यादा मूर्ति पूजा का जो जिक्र है वो बौद्ध धर्म की महायान शाखा में हमें देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है, आप बहुत डर डर के सच्चाई बताते हैं, दिस इज नॉट फेयर। सबको पता है कि जातियों में किसने बांटा देश के मूल निवासियों को। मैं कुछ भी डर डर के नहीं बताता हूँ, जो भी बताता हूँ खुलेआम बताता हूँ। बस मैं ये नहीं चाहता हूँ कि समाज में फूट पड़े, इसलिए कुछ चीजें बताना मैं उचित नहीं समझता हूँ। आपको क्या लगता है मैं आपको सच्चाई नहीं बताता? अगर मैं आपको सच्चाई नहीं बताता तो ये काम ही नहीं करता जो काम मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। मैं केवल इतना चाहता हूं कि आप लोग इतिहास को इतिहास के नजरिए से समझो। मैं आपको इतिहास समझा रहा हूं कि भाई ये इतिहास सही है और ये इतिहास गलत है। आपके अंदर जो इतिहास के संबंध में भ्रांतियां हैं, उन भ्रांतियों को दूर करना चाहता हूं मैं। ये बात सब लोगों को पता है कि हमारे देश में जातियां किसने बनाई हैं। मुझे भी पता है, आपको भी पता है, सबको पता है। ये एक पब्लिक प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर बहुत सोच समझ के बोलना पड़ता है और भाषा की मर्यादा को भी रखना पड़ता है कि मैं क्या बोल रहा हूं, इसीलिए आपको ऐसा लगता है। अगला प्रश्न है, मैं ये सिद्ध कर सकता हूं कि कुषाण यहाँ के थे, मैं उनका वंशज हूं। देखिए, आज का जो हमारा भारत है यहाँ के कुषाण नहीं थे। कुषाण जो अफगानिस्तान वाला एरिया है उधर के थे। लेकिन ये जो घटना है कुषाणों की वो अशोक के बाद की है, और अफगानिस्तान वाला जो क्षेत्र है वो चंद्रगुप्त मौर्य के समय से ही भारत का हिस्सा था। तो आप ये कह सकते हो कि कुषाण भारत के ही थे, लेकिन आज जो हमारा देश है उसके नहीं थे। पहले ये बात को समझो, तभी समझ पाओगे। कुषाणों पे मैंने वीडियो बनाया था, तब मैंने इसके बारे में विस्तार से बात की थी। अगला प्रश्न है, मेरा क्वेश्चन है, जब बहुजन की आबादी ज्यादा थी तो 10% ब्राह्मणों ने कैसे दबा के रखा? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। हमारे देश में अंग्रेज कितने आए थे? ना के बरोबर, और उन्होंने फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई। इसी तरह से भारत में भी ये नीति बहुत पहले अपनाई गई थी, फूट डालो और राज करो। यहाँ पर जो जाति व्यवस्था का निर्माण किया गया था वो इसीलिए किया गया था कि पहले इनमें जातियां बना दो, फिर जातियों के नाम पे इन्हें आपस में लड़ा दो, और ये आपस में लड़ेंगे। जब लड़ेंगे तो ये कई टुकड़ों में जाके विभाजित हो जाएंगे, और जब ये कई टुकड़ों में विभाजित होंगे तो ये कमजोर होंगे, और जब कमजोर होंगे तब इन पर शासन करना आसान होगा। तो आप जिस समाज की बात कर रहे हो उसमें फूट डालो और राज करो की नीति का प्रयोग किया गया है, और इस नीति को उस समाज ने भी स्वीकार किया है, क्योंकि इस नीति को धर्म के तहत समाज में स्थापित किया गया है, ऐसे नहीं किया गया है। तो उम्मीद है आपको जवाब मिल गया होगा। अगला प्रश्न है, सर बोगाज कोई इंस्क्रिप्शन के बारे में बताइए जो 1400 BC का बताया जाता है और उसमें इंद्रदेव की चर्चा है, प्लीज सर। देखिए, बोगाज कोई अभिलेख के बारे में मैं एक वीडियो बनाऊंगा, तब बहुत विस्तार से बात करूंगा। आप जिस अभिलेख की बात कर रहे हो उसमें ये नाम मिले हैं, एंदारुता या इंदारा, उरुवाना, मितिरा, नास्ती अन्ना। इन्हीं को भारतीय देवी देवता बताया गया है इतिहासकारों के द्वारा। और आपने पूछा है कि उसमें इंद्रदेव की चर्चा की गई है, तो इंद्रदेव का जो नाम मिलता है वो इंद्र नहीं मिलता है। पहले आपको ये समझना है कि जैसे इंद्र लिखा जाता है, आजकल
एकदम से ऐसा नाम नहीं मिलता है। एंदारुता या इंदारा इस तरह से लिखा हुआ मिलता है। तो हाँ, उसमें चर्चा की गई है, लेकिन इस वीडियो में मैं विस्तार से जानकारी नहीं दूंगा। थोड़ी सी जानकारी दे रहा हूं कि इंद्र की चर्चा की गई है और बहुत जल्द मैं इस विषय पे एक वीडियो बनाऊंगा, तब मैं विस्तार से बात करूंगा उसमें। अगला प्रश्न है, सर ईरान में पारसी धर्म से पहले कौन सी धर्म या संस्कृति थी? अच्छा, ईरान में पारसी धर्म से पहले, ईरान में पारसी धर्म से पहले अगर पारसी लोगों से ये पूछा जाए, मैंने एक पारसी से इस विषय में चर्चा की थी, तो वो ये कहते हैं कि पारसी धर्म आज का नहीं 6000 ईसा पूर्व का है। 6000 ईसा पूर्व और 600 ईसा पूर्व के मध्य में बहुत पूजनीय देवता हुए हमारे यहाँ पे, ऐसा वो बताते हैं, ये उनकी मान्यता है। लेकिन जब मैंने उनसे इतिहास पे चर्चा की, जरदुश्त पे चर्चा की, तब उन्होंने फिर एक प्रश्न खड़ा कर दिया कि हमारे यहाँ पे कई जरदुश्त हुए हैं 6000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के मध्य में। ये बिल्कुल नई बात थी मेरे लिए। जरदुश्त का जो समय माना जाता है वो 600 ईसा पूर्व में माना जाता है या उसके आसपास ही माना जाता है, लेकिन पारसियों की मान्यताएं बिल्कुल ब्राह्मणों की मान्यताओं की जैसी हैं। जब भी आप उनसे कोई प्रश्न पूछो तो वो भी कहानियां ही कहते हैं, ऐतिहासिक चर्चा वो भी करना पसंद नहीं करते हैं। तो पारसी धर्म से पहले ईरान में संभवतः समण संस्कृति का ही प्रभाव था। ये मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि मैंने जैन अवेस्ता को पढ़ा है। आप पढ़ो एक बार जैन अवेस्ता को। जैन अवेस्ता में बहुत अच्छी अच्छी बातों की चर्चा की गई है। मैं बहुत जल्द एक पारसी धर्म और भारतीय धर्मों पर वीडियो लाने वाला हूं, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूं कि पारसी धर्म और आज के हिंदू धर्म में क्या समानता है, और साथ में ये भी उसमें बताने वाला हूं कि पारसी धर्म का बौद्ध धर्म से क्या संबंध है। आपको ये सुन के बड़ा अजीब लगेगा, लेकिन ये बिल्कुल सत्य है। आप जैन अवेस्ता पढ़ो, उसमें चर्चा की गई है इस बात की, तभी तो बोल रहा हूं मैंने अपने टेलीग्राम पे जैन अवेस्ता कुछ शेयर किया था आपके साथ, आप उसे मंगवा के पढ़ सकते हो। और बहुत जल्द इस विषय पे वीडियो बनाऊंगा, तब उसमें आपको विस्तार से समझाऊंगा इस विषय पे। अगला प्रश्न है, सर मुझे जानना है कि देसी और विदेशी राजपूत का हिस्ट्री कहाँ से पढूं, कुछ सजेस्ट दीजिए प्लीज। देखिए, देसी और विदेशी राजपूतों के बारे में आप इतनी आसानी से नहीं जान सकते। पहले आपको भारत का इतिहास जानना पड़ेगा, जो सही वाला है वो। जब आप सही इतिहास को जानेंगे तभी आप ये समझ पाएंगे कि कौन से राजपूत देसी हैं और कौन से विदेशी हैं। अगर आप ये सोचते हैं कि किसी किताब में लिखा होगा ऐसा, तो ऐसा किसी किताब में नहीं लिखा है, क्योंकि राजपूतों ने अपना इतिहास ही नहीं लिखा है। पहले ये आपको समझना है, उनका इतिहास ही अंग्रेजों ने ढूंढ ढांड के लिखा हुआ है। तो सबसे पहले आप भारत का जो सही इतिहास है उसे जानो, और उसके लिए आप बौद्ध धर्म, जैन धर्म और हिंदू धर्म, इन तीनों धर्मों के ग्रंथों को पढ़ो, और साथ में पारसी धर्म को भी पढ़ो। यहाँ से आपको भारत का इतिहास भी समझ में आ जाएगा, साथ में ये भी समझ में आ जाएगा कि कौन से राजपूत देसी हैं और कौन से राजपूत विदेशी हैं। अगला प्रश्न है, सर क्या हूण, कुषाण, ईरानी, पारसी, इनके वंशज आज भी क्या 100% शुद्ध वही हैं, या इतिहास में इन्होंने भी अंतरजातीय शादियां की थी? और ये बाहर से जितने भी विदेशी आए, क्या वे अपने साथ औरतें, महिलाओं को भी साथ लेकर आए, या यहाँ आकर उन्होंने यहीं की औरतों से शादियां की? इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए आपको भारतीय इतिहास का बहुत अच्छे से अध्ययन करना पड़ेगा। चीनी यात्री हुएनसोंग ने अपने यात्रा विवरण में मेहर कुल की चर्चा की है, और मेहर कुल के बारे में कहा है कि एक महायानी राजा थे बालादित्य, उनकी बेटी का उनसे विवाह हुआ था। और कुषाण राजा जिस क्षेत्र पर शासन कर रहे थे, भारत में भी उन्होंने किया, तो मौर्य राजाओं के साथ उनके संबंध जरूर रहे होंगे। क्यों रहे होंगे? क्योंकि अशोक के वंशजों ने गांधार में भी शासन किया है। पारसी धर्म के बारे में अगर बात करें, तो मैंने आपको अभी बताया था कि पारसी धर्म के जो रीति रिवाज हैं, वो भारतीय जो रीति रिवाज हैं उनमें ज्यादा कोई फर्क नहीं है। पहले आप इस बात को समझो। अगर इस बात को आप समझ गए तो आपको ये सब समझ में आ जाएगा कि हमारे जो संबंध थे वो कहां कहां से थे। प्राचीन काल में आप जाओगे तो ईरान, अफगानिस्तान और दूर दूर तक संबंध थे भारतीयों के। अगला प्रश्न है, सर बौद्ध धर्म के रीबर्थ को एक्सप्लेन कीजिए प्लीज। ये बड़ा कंफ्यूजिंग है और बहुत अलग भी। और क्या ये रीबर्थ आफ्टर लाइफ वाला ही है या इसका मतलब अलग है? प्लीज इस पर एक वीडियो
हाँ, इस विषय पे मैं एक वीडियो बनाऊंगा, तब उसमें बहुत ही विस्तार से आपको जानकारी दूंगा, लेकिन थोड़ी सी जानकारी मैं आपको यहाँ जरूर देना चाहूंगा। बौद्ध धर्म में पहले तो अलग अलग उसमें शाखाएं हैं और उनकी अलग अलग मान्यताएं हैं, पहले आपको ये समझना पड़ेगा। और पुनर्जन्म की जो कहानी है वो हमें महायान शाखा में देखने को मिलती है, ये भी समझना होगा। और अगर बौद्ध ग्रंथों के अनुसार देखा जाए तो मैं सिर्फ एक ही बात आपसे कहूंगा कि जातक कथाओं को आप पढ़िए। जातक कथाएं बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाएं हैं, तो यहां से आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। क्योंकि जातक कथाओं की बौद्ध ग्रंथों में बहुत चर्चा की जाती है, उन्हें बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। और जातक कथाएं क्या हैं? बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाएं हैं। तो उम्मीद है आपको उत्तर मिल गया होगा, और इस विषय पे मैं एक बहुत जल्द वीडियो लाऊंगा, उसमें विस्तार से बात करूंगा। अगला प्रश्न है, इन बुद्ध को पुत्री नहीं था, सिर्फ पुत्र था? संभवतः ये प्रश्न जब मैंने 28 बुद्धों के बारे में पढ़ाया था तब पूछा गया था। 28 बुद्धों के बारे में जब मैंने आपको पढ़ाया था तब मैंने वहां पे जितने भी बुद्ध थे उनके लड़कों की चर्चा की थी, लड़कियों की चर्चा नहीं की थी। तब बहुत सारे लोगों ने ये प्रश्न पूछा था कि बुद्ध को लड़के थे, लड़कियां नहीं थी। तो वहां पर पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि चर्चा लड़कों की सिर्फ क्यों की गई है। इसीलिए की गई है कि बुद्ध के जिन लड़कों ने सन्यास जीवन को स्वीकारा था उनकी चर्चा की गई है, और जिन्होंने सन्यास जीवन को नहीं स्वीकारा था उनकी चर्चा नहीं की गई है। गौतम बुद्ध से पूर्व में जो बुद्ध हुए हैं उनको लड़कियां भी हुई होंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन उनकी चर्चा इसीलिए नहीं की गई है क्योंकि उन्होंने सन्यास जीवन को नहीं स्वीकारा था, इसीलिए उनकी चर्चा नहीं की गई है। तो उम्मीद है आपको जवाब मिल गया होगा। तो आप लोगों ने जो जो प्रश्न मुझसे पूछे थे मैंने सभी प्रश्नों के आपको उत्तर दिए हैं। अगर फिर भी आपका कोई प्रश्न है तो आप कमेंट के माध्यम से अपना प्रश्न मुझसे पूछ सकते हो, मैं वीडियो के माध्यम से उसका उत्तर आपको दे दूंगा। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।